हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये फर्स्ट पेपर एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर पर आधारित सीरीज चल रही है, जिसका कि ये 65वां वीडियो है, जो कि नया सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी जारी किया है, उसके अनुसार ये वीडियो चल रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो कि एमपीपीएससी 2020 पर आधारित है। और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अन्य विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी लगातार इसको देख पाएँ। आपको करना क्या होगा, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर लें, जिसमें कि आपको हिंदी में सारे पीडीएफ नोट्स और वो सारी वीडियोज़ के लिंक मिलेंगे, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 65वां वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। लीजिए आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। विलियम बेंटिक ने सामाजिक बुराई का दमन उच्छेदन कर हिंदू समाज के सुधार का प्रयास किया। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? सती, शिशु हत्या और ठगी, या फिर दासता। तो सही विकल्प है दासता। दासता जो है ये इसमें शामिल नहीं है, जिसमें कि विलियम बेंटिक उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे, उस समय ये नहीं हुआ था दासता के बारे में खत्म करना। इन्होंने सती प्रथा, शिशु हत्या और ठगी, इन तीनों को खत्म किया था। इसमें जो सबसे पहली पॉइंट है, इसमें कि अपनी सती प्रथा है। इस सती प्रथा के लिए सबसे ज़्यादा उन्मूलन का काम किया था वो राजा राममोहन राय के समय हुआ था, जो कि 1829 में हुआ था। और इन्होंने सती प्रथा के लिए विलियम बेंटिक के साथ में ही सुधार किया और इसको समाप्त किया था। अच्छा, विलियम बेंटिक का जो टाइम था वो कब का था? ये थे 1825 से लेके, ठीक है ना, 1829 के बीच में इन्होंने ये 1835 में ये गवर्नर जनरल रहे थे और इसी समय में ये तीनों के तीनों कार्य हुए थे, ठीक है ना। और इसमें 1830 में जो ठगी प्रथा, ये ठगी प्रथा है, ये 1830 में समाप्त की गई थी। और इसके बाद में 1843 में जो दासत्वता है, ठीक है ना, ये खत्म हुई थी। लेकिन इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी 1843 में, ठीक है ना। 1843 में लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में ये हुई थी, ठीक है। बाकी के ये तीनों के तीनों जो कार्य हुए थे, ये विलियम बेंटिक के समय हुए थे। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया। वित्त आयोग एक निकाय है, कौन सा? न्यायिक, अर्ध न्यायिक, सलाहकारी, केवल सलाहकारी, या फिर पूर्ण न्यायिक और सलाहकारी। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये अर्ध न्यायिक और सलाहकारी एक निकाय कहलाता है, जो कि सिर्फ सलाह दे सकता है, ठीक है ना। और न्यायालय की भांति ये कार्य तो कर सकता है, परंतु ये किसी को सजा देने का इसका प्रावधान इसमें नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना, यूनाइटेड पार्टी ऑफ पंजाब, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प होगा डी, यानी कि ऊपर दी हुई तीनों विकल्प सही, यानी कि तीनों पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1942 में। ये क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया 5वां। अधिकांश भूपर्पाटी किस सेल से बनी है? अग्नेय, कायांतरित, अवसादी, या फिर कार्बोनेट। तो इसका सही विकल्प है सी, अवसादी चट्टानों से बनी हुई है अधिकांश भूपर्पाटी, यानी कि जो सतह है, जो पृथ्वी पर अधिकांश चट्टानें पाई जाती हैं, वो अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। वैसे तो विभिन्न प्रकार की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे कि कायांतरित हुई, अग्नेय हुई, अवसादी हुई, ये सारी की सारी चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन सबसे अधिक भूभाग जो अर्थ का है, पृथ्वी का है, वो अवसादी चट्टानों का है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया। बधाई है क्या है? एक बुंदेलखंड का लोक नृत्य, मालवा का लोक नृत्य, या फिर दिवाली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला त्योहार, या फिर बुंदेलखंड का लोक संगीत। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो ए, ये जो बधाई एक लोक नृत्य है, जो कि बुंदेलखंड में गाया जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया। बांग्लादेश से सीमा पर लगे हुए भारत के राज्य कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये तीनों राज्य हैं, ठीक है ना। इस ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये तीनों राज्य हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। बांग्लादेश से भारत की कितनी सीमा छूती है? अगर इसको किलोमीटर में लिया जाए तो वो है 4000 किलोमीटर। ये सीमा जो है ये भारत की बांग्लादेश से छूती है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें मेघालय,
असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये तीनों ही सी ऑप्शन ही है जो कि बांग्लादेश से सीमा पे लगे हुए हैं। बाकी ऊपर के जो ऑप्शंस हैं वो बांग्लादेश से, उसमें से एक छूटा है तो दूसरा उसके कनेक्ट में नहीं है, इसलिए एक्यूरेट बिल्कुल सी है इसका, ठीक है ना, सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बाकी ये याद रखिएगा 4000 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत से लगती है बांग्लादेश की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, डीसीएम की ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ या फुटबॉल? तो इसका सही विकल्प है सी, नीचे दिया हुआ है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल गेम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ गया, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1989, 1999, 1961 या 1997? तो इसका सही विकल्प है, विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही उत्तर है सी, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई थी। और ये अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? स्पोर्ट्स, ठीक है ना, स्पोर्ट्स पर आधारित जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों को देने वाला ये पुरस्कार है। और इसमें पुरस्कार के रूप में 5 लाख की रुपए की राशि, और इसमें एक प्रतिमा, ठीक है ना, ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है या फिर कोई प्रतिमा दी जाती है, जो कि एक सिंबल के रूप में रहती है, और साथ में एक प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं प्रशस्ति पत्र, ये इसमें दिया जाता है। ध्यान रखिएगा 5 लाख की रुपए राशि, 5 लाख रुपीज इसमें नगद दिए जाते हैं, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। 1961 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी, जो कि स्पोर्ट्स खिलाड़ियों पर आधारित ये पुरस्कार है, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? विच वन इज द करेक्ट आंसर? इसमें गोपाल शरण शुक्ला, एन.वी. लोहानी, आदित्य विजय सिंह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है एन.वी. लोहानी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इन्होंने जो कार्यकाल था इनका, ये था सबसे पहले थे, यानी कि 1994 में जब राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तब से लेकर 2000 तक, यानी कि टोटल 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा। जैसे कि संविधान में लिखा हुआ है, मैक्स टू मैक्स 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु हो तब तक इनका कार्यकाल होता है। तो उन्होंने 6 वर्ष तक इसमें कार्यकाल संभाला था। और 1994 जैसे कि पता है आपको, पहली बार मध्य प्रदेश में ये इलेक्शन किए गए थे, और ये हुए थे मार्च अप्रैल 1994 में ये इलेक्शन पहली बार कंडक्ट किए गए थे। क्योंकि संविधान में पंचायती राज अधिनियम जो आया था और नगर निगम निकाय चुनाव का जो अधिनियम आया था, वो आया था 30 दिसंबर 1993, ठीक है ना, 30 दिसंबर 1993 में ये अधिनियम आया था। देन उसके बाद में ये पहला चुनाव किया गया था। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, एन.वी. लोहानी, जो कि उस समय के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है ना। और इसके बारे में जानकारी मिलती है आर्टिकल 243, ठीक है ना, ए में, ठीक है ना, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए ले आया है फ्री क्लासेस के साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके साथ में आप अपने एग्जाम्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा, आप अपने मनचाहे टीचर से लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं, और हर कोर्स का डिजाइन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हर एग्जाम्स के लिए अलग से यहाँ पर बैच भी हैं, और आपके डाउट के लिए अलग से यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी उपलब्ध हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्स का एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है। आपको वीडियो डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी इसको देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप पीडीएफ के माध्यम से सारे नोट्स को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो था प्लस का बेनिफिट। अगर आप फ्री में अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है रिवीजन कैंप्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए है, जो कि होगा हर शनिवार और रविवार को। आइए अब जान लेते हैं मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि आप अनअकैडमी पर दे सकते हैं। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, वो आज ही इसमें हिस्सा लें और मॉक टेस्ट सीरीज देकर इनाम पा सकते हैं। और जो बच्चे एमपी जीके को मजबूत करना चाहते हैं, वो भी अपनी तैयारी के साथ साथ इनाम भी जीत सकते हैं, और रोज हिस्सा लेकर एमपी जीके की टेस्ट सीरीज में अनअकैडमी पर इनाम जीत सकते हैं। ये तो बात हुई अनअकैडमी पर अपने रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं। अगर तैयारी की बात करें, तो 24 मार्च से अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है फाउंडेशन बैच, जहां पर एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपकी तैयारी पूरी करवाएंगे। जो बच्चे एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए
भी 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स है जो कि शुरू हो रहा है 26 मार्च से। एनरोल कीजिए और एमपी के बेस्ट एजुकेटर से पढ़िए। और भी बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी पर, उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर विजिट करें। अब जानते हैं अनअकैडमी के नए फीचर्स के बारे में। इसमें आप सबसे पहले इस फीचर्स में लाइव क्विज में आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। जो भी प्लस लर्नर हैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप प्लस लर्नर नहीं हैं तो आज ही बने और ये फीचर आपकी मदद करेगा आपकी तैयारी पक्की करने में। और हाँ, करंट अफेयर्स की पत्रिका भी आती है अनअकैडमी पर, जो कि प्लस लर्नर के लिए इसका भी उसको फायदा पूरा मिलता है। इन सब चीजों का फायदा लेने के लिए आज ही अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा हुआ है, उसको यूज करें और डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट आपको फीस में मिलेगा। आइए जान लेते हैं लाइव क्लास कैसे अटेंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको पर्टिकुलर लाइव क्लास में जाके एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद में उस बैच में जाकर ज्वाइन करना है। देन वहां से आप डायरेक्ट डाउट क्लियरिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां से जो पीडीएफ नोट्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दौरान जो एमसीक्यूज कंडक्ट होते हैं उसमें हम पोल कैसे कंडक्ट करते हैं उसका सामने आपके पास में एक एग्जांपल है। यहाँ पर कि आपको ABCD करके ऑप्शंस आता है जिसको कि आपको सेलेक्ट करके अपने आंसर को चूज करना पड़ता है। देन उसके बाद में आप डायरेक्ट उसका आंसर एट द एंड एजुकेटर्स के द्वारा आपको प्राप्त होता है। हाउ टू क्लियर द डाउट्स इन द लाइव क्लास। तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर डाउट पर क्वेश्चन जनरेट करना है। देन उसके बाद में आप उस क्वेश्चंस को क्वेश्चन बॉक्स में जाकर टाइप करें। देन पर्टिकुलर इमेज को टाइप करने के बाद में अटैच करने के बाद में आप उस पर्टिकुलर एजुकेटर्स को आप सेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी चलते हैं जिसमें कि आप ज्वाइन होकर पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस को अटेंड करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी मेगा और वीकली क्विज कंडक्ट कराता है और उसको अटेंड करने के लिए पर्टिकुलर क्विज पे जाएं। देन उसके बाद में आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम्स के सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया 10वां। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन से पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, सांसद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर राज्यपाल। तो इसका सही विकल्प क्या है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास में इसका अधिकार प्राप्त होता है कि वो लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन से पहले प्रदेश में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर सकता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सही नहीं है? ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये केंद्रीय स्वतंत्र निकाय है, इसकी स्थापना शासकीय राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से की गई थी, या फिर संविधान के अनुच्छेद 79 के केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो कि सही नहीं है, ये पूछा है। तो इसका सही उत्तर जो है वो देखा जाए तो डी है। ठीक है ना। इसमें जो अनुच्छेद 79 के अनुसार इसके स्थापना का प्रावधान है तो ये इसका गलत आंसर है, यानी कि ये इसका सही उत्तर होगा। बाकी के ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बिल्कुल ये सांविधिक निकाय है, ये एक स्वतंत्र निकाय है, बिल्कुल एक स्वतंत्र निकाय है और ये एक राजपत्रित सूचना के माध्यम से, ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 12 अक्टूबर 2005 में। ठीक है ना। 5 का जो अधिनियम है उसके अनुसार ये केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ था 2007 में, इसकी स्थापना की गई थी। देन उसके बाद में इसके जो पहले जो आयुक्त नियुक्त किए गए थे वो कौन थे? तो वो थे वजाहत हबीबुल्ला। ध्यान रखिएगा, वजाहत हबीबुल्ला। हबीबुल्ला इसके पहले आयुक्त नियुक्त किए गए थे। ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 12वां, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किस राज्य की लेख लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को सौंपते हैं? किसे सौंपते हैं ये?
राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को या मुख्यमंत्री को। तो इसका सही विकल्प है राज्यपाल। देखिए राज्य के जो भी कार्य होते हैं वो नियंत्रक महालेखक परीक्षक के पास में होते हैं, लेकिन वो अपनी पहली रिपोर्ट जो होती है वार्षिक रिपोर्ट, जो प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को सौंपते हैं। जैसे कि केंद्र की जो भी रिपोर्ट होती है वार्षिक रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। देन उसके बाद में राष्ट्रपति दोनों पटलों पर रखता है, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा में वो उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। फिर लोक लेखा समिति उस पे पूरा का पूरा समन्वय देती है और उसके बारे में पूरा का पूरा वैल्यूएशन करने के बाद में आगे बढ़ाती है। इसी तरीके से राज्य में जो पावर होते हैं वो राज्यपाल के पास में होते हैं, तो राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल के पास में दी जाती है। तो इसका सही उत्तर राज्यपाल है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर, नंद कुमार सोई, इंदिरा साहनी या फिर राम आश्रय विश्वकर्मा। तो इसका सही विकल्प है काका कालेकर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये आर्टिकल 340 के तहत, ठीक है ना, इसमें प्रावधान दिया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करने का। तो पहले अध्यक्ष जो थे वो काका कालेकर जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, अपर कट किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, क्रिकेट, तैराकी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है बॉक्सिंग। जो अपर कट है वो बॉक्सिंग खेल से संबंधित ये एक शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 15वां और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। उसमें पूछा है, निम्न में से किस स्थान पर आदिम प्रजातियों के निवास के प्रमाण मिले हैं? रायसेन, कोल्डी हवा, सोनार घाटी या ये सभी। तो इसका सही विकल्प है रायसेन। रायसेन में आदिम जाति प्रमाण जो निवास है उनके प्रमाण मिले हैं, और ये प्रमाण किसके हैं? पाषाण युगीन। याद रखिएगा, जो प्री पाषाण युगीन है उसके साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। जैसे कि भीमबेटका जो है उसमें नव पाषाण युगीन जितने भी साक्ष्य वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से होशंगाबाद में आदमगढ़ की गुफाएं वहाँ पे भी प्राप्त हुए हैं। तो ये इसका जो सही उत्तर है, जो कि इसमें बताया हुआ है आदम जाति के निवास प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो यह है रायसेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे कुल 15 प्रश्न जो कि मैंने आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में शेयर करें, जिससे कि अन्य सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और मेरी इस सीरीज से वो अपने एग्जाम्स की बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएँ। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम का लिंक भी ज्वाइन कर लें, उसको क्लिक करके, जिससे कि आपको सारे हिंदी में पीडीएफ नोट्स और वो सारे वीडियोस के लिंक मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो फिर लेकर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, अपना खास ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।